हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। मैं प्रिंस स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल अड्डा 247 के ऊपर। आज की इस क्लास के अंदर हम लोगों ने डिस्कस करना है क्लास 11th इकोनॉमिक्स का सिलेबस। जी हां, जब भी हम इकोनॉमिक्स को पढ़ना शुरू करें तो सबसे पहले हमारे पास कहीं ना कहीं सब्जेक्ट का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इकोनॉमिक्स के अंदर बेसिकली 11th क्लास के अंदर पूछा क्या जाता है। तो ये बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आप लोग जानेंगे कि आप जब क्लास 11th में हैं तो आप लोगों को क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने होते हैं और किस तरह से हमें उन टॉपिक्स को तैयार करना होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं सबसे पहले बात करता हूं तो इस वीडियो के अंदर हमारे टॉपिक्स क्या क्या रहने वाले हैं, किन किन टॉपिक्स को हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ में। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं बेटा, तो सबसे पहले बात करेंगे सब्जेक्ट टू बी कवर्ड, कि कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे जिन्हें हम कवर करेंगे 11th क्लास के अंदर। मार्किंग स्कीम क्या रहती है, यानी कि सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन किस हिसाब से आप लोगों को इवैल्यूएट करता है। यानी कि हमें यह जानना जरूरी है कि जब हम इस पेपर को दें, यानी कि 11th क्लास में जब हम इकोनॉमिक्स के पेपर को दें तो हमारे माइंड में कहीं ना कहीं ये क्लियर होना चाहिए कि किन पैरामीटर्स के ऊपर हमें सीबीएसई जो है वो इवैल्यूएट करेगी, और साथ ही साथ में मार्किंग पैटर्न क्या रहने वाला है यह भी हमें पहले से पता होना चाहिए ताकि हम बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकें। दूसरी बात करेंगे यहां पर सिलेबस डिस्कशन। सिलेबस डिस्कशन की बात करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब आप 11th क्लास के अंदर टॉपिक्स पढ़ेंगे तो आपको बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स पढ़नी होगी। तो जब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स के पोर्शन को पढ़ेंगे तो आपको कहीं ना कहीं उसके सिलेबस के बारे में आइडिया होना चाहिए कि सिलेबस बेसिकली क्या है और एग्जाम में पूछा क्या जाएगा। और एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि जो आप लोग यहां पर पढ़ेंगे 11th क्लास के अंदर, वही कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहेगा, कहीं ना कहीं एक बेस की तरह काम करेगा किन सारी चीजों के लिए जो सब आप पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के अंदर। 12th के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जो आप 11th में पढ़ेंगे वो एक बेस की तरह है। क्यों बेस की तरह है? क्योंकि जनरली आप 11th क्लास के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं और जब आप 12th क्लास के अंदर चले जाएंगे तो आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं सेम है। डिफरेंस क्या है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो भी कॉन्सेप्ट है उसको माइक्रो लेवल पर देखा जाएगा, यानी कि एक इंडिविजुअल लेवल पर देखा जाता है। चाहे मैं एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की बात कर लूं, चाहे मैं एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की बात कर लूं, या फिर ग्रुप के बारे में बात की जाती है कंबाइंड तौर पर। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स के लेवल पर हम बात करते हैं इकोनॉमी एज ए होल, यानी कि इंटीग्रेटेड अप्रोच वहां पर रहती है। तो यहां पर अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे तो आगे चल के आप लोगों को ज्यादा दिक्कत देखने के लिए नहीं मिलेगी। चलिए आइए तो समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट टू बी कवर्ड, क्या क्या टॉपिक्स हम लोगों को कवर करने होते हैं इसके अंदर। अगर मैं बात करता हूं बेटा इकोनॉमिक्स की, अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूंगा आपके सामने, तो इकोनॉमिक्स के अंदर अगर बात की जाए बेटा तो हमारे पास क्लास 11th के अंदर जो सेशन 2023-24 सेशन हमारे पास है, इस 23-24 सेशन के अंदर हमारे पास दो टॉपिक है बेटा। सबसे पहले हमारे पास आता है बेटा पार्ट ए, और पार्ट ए है हमारे पास स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। क्या है पार्ट ए? स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। और वहीं पर अगर मैं पार्ट बी की बात करता हूं तो पार्ट बी आपका इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स है। क्या है? इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब ध्यान से समझिएगा मेरी एक बात, अगर मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करता हूं बेटा, अगर मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करता हूं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है सर? माइक्रो इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ी जाती है? तो देखिए सबसे पहले ये समझने से पहले हमें कहीं ना कहीं ये जानना जरूरी है कि इकोनॉमिक्स क्या है, व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। तो अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात आप लोगों के साथ करूं कि इकोनॉमिक्स क्या है, तो इकोनॉमिक्स वर्ड एक ग्रीक वर्ड ओकोनोमिया से आया है, जिसको अगर मैं बाद में बाइफरकेट करूं तो यहां पर मैं इसे बोल सकता हूं बेटा ओक्योस प्लस नीमिया। अगर मैं इसकी बात करता हूं ओक्योस की, इसका मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है हाउस होल्ड, और नीमिया का मतलब होता है बेटा मैनेजमेंट। तो इकोनॉमिक्स कुछ भी नहीं है, इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट डूइंग मैनेजमेंट।
मैनेजमेंट ही हम इकोनॉमिक्स के अंदर करते हैं। जब माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूंगी तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो बेसिकली आया है वर्ड माइक्रोस से, और माइक्रोस का मतलब क्या होता है बेटा? स्मॉल। तो जब छोटे लेवल पर मैनेजमेंट की जाए तो उसको बोला जाता है और उस टॉपिक को पढ़ा जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। तो ये चीजें हम लोगों ने डिस्कस करनी है। जब हम टॉपिक्स को पढ़ना शुरू करेंगे तब डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज की जो हमारी वीडियो है ये स्पेसिफिकली आप लोगों को सिलेबस के साथ इंट्रोड्यूस करवाने के लिए है, इंट्रोडक्टरी वीडियो है, तो उसके बारे में ज्यादा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो आइए समझिएगा, अगर मैं बेटा मार्किंग स्कीम की बात करूं, यानी कि क्या पैरामीटर्स रहते हैं, किसके बेसिस पर आपको सीबीएसई इवैल्यूएट करेगा और कैसे इवैल्यूएट करने वाला है, तो आइए समझने की कोशिश करिएगा। अगर मैं पेपर पैटर्न की बात करूं बेटा, तो टोटल आपके पास 80 मार्क्स का ये पेपर रहता है, लेकिन सर पेपर तो हमारा टोटल 100 मार्क्स का होता है। 80 मार्क्स के अंदर और 20 मार्क्स के अंदर जो बाइफर्केशन है बेटा, वो किस तरह से, ध्यान से समझना। जो आपका 80 मार्क्स है बेटा, वो 80 मार्क्स के अंदर 2 यूनिट आपकी आएगी, और वो 2 यूनिट कौन कौन सी है बेटा? एक तो आपके पास स्टैटिस्टिक्स आती है, और जो आपकी सेकंड यूनिट है बेटा वो आपके पास माइक्रो इकोनॉमिक्स है। जो आपके पास स्टैटिस्टिक्स है बेटा वो आपके 40 मार्क्स कवर करेगी, 40 मार्क्स की कवरेज देती है, और जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो भी 40 मार्क्स की है। तो सर ये जो हमारा 20 मार्क्स है ये क्या है? ये 20 मार्क्स जो है हमारा वो प्रोजेक्ट वर्क होता है, और प्रोजेक्ट वर्क के अंदर भी किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर आपको प्रोजेक्ट बनाना होता है। जी हाँ, अब आइए समझिएगा थोड़ा सा मार्किंग पैटर्न। अगर मैं पार्ट ए की बात करता हूं तो पार्ट ए के अंदर हमारे पास क्या है? पार्ट ए के अंदर हमारे पास है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। क्या टॉपिक है हमारे पास? स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स पार्ट ए। अगर मैं मार्किंग की बात करूं इसके अंदर, तो यहां पर बेटा 3 पार्ट यहां पर है हमारे, यानी कि इस पूरे पार्ट ए को हम 3 पार्ट्स में बाइफरकेट कर सकते हैं। ये 3 पार्ट दिख तो बहुत छोटे छोटे रहे हैं, लेकिन इनके अंदर के जो कॉन्सेप्ट वो बहुत ज्यादा डीप में है। क्यों डीप में है अभी समझाऊंगा। ये सिलेबस बहुत ज्यादा वाइड है, लेकिन एक चीज समझिएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है यहां पर? ये थर्ड वाली यूनिट। थर्ड वाली इंपॉर्टेंट क्या यूनिट क्या कहती है हमारी? ये है स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन। स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन की बात करती है हमारी थर्ड यूनिट। पहली यूनिट क्या है बेटा? इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन के अंदर बेसिकली आपको इकोनॉमिक्स के बारे में बताया जाएगा कि इकोनॉमिक्स क्या है। दूसरी चीज आप यहां पर पढ़ेंगे कि स्टैट्स ऐसे सब्जेक्ट हम इकोनॉमिक्स के साथ क्यों पढ़ते हैं, यानी कि स्टैट्स सब्जेक्ट को पढ़ने की आवश्यकता क्यों है इकोनॉमिक्स के साथ, वो जानेंगे। और दूसरी चीज फिर इसके बाद हमारे पास आता है दैट इज कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, कि डाटा को हमें बेसिकली कैसे कलेक्ट करना है, डाटा को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, और डाटा को कैसे प्रेजेंट करना है। देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? डाटा का कलेक्शन। डाटा हमेशा रॉ फॉर्म में हमारे पास होता है, तो हम डाटा को पहले कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद जो हमारे पास डाटा आता है, जो हमारे काम का डाटा है, उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, और उसके बाद उसको प्रेजेंट करते हैं बेटा। और जब अब प्रेजेंटेशन हो जाएगी तो हम क्या करेंगे? हम कुछ स्टैटिस्टिकल टूल्स का यूज करेंगे। कुछ स्टैटिस्टिकल टूल्स होंगे हमारे पास, उन टूल्स का यूज करने वाले हैं इंटरप्रिटेशन करने के लिए। उन स्टैटिस्टिकल टूल्स का यूज करेंगे, राइट, और फिर हम डाटा को क्या करेंगे? इंटरप्रिटेट करेंगे। तो यहां पर ये जो यूनिट आपकी रहेगी वो 25 मार्क्स की रहेगी, और पहली और दूसरी यूनिट जो आपकी रहने वाली है वो 15 मार्क्स की रहने वाली है। और पूरा का पूरा पेपर आपका कितने मार्क्स का रहेगा? 40 मार्क्स का आपका पेपर जो है ये चलने वाला है। वहीं पर अगर मैं पार्ट बी की बात करता हूं तो पार्ट बी के अंदर आपके पास इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स है। इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है कि जब बेसिकली बच्चा 10th क्लास पास करके 11th क्लास में आता है तो उसके पास इकोनॉमिक्स का इतना आइडिया नहीं होता है, इकोनॉमिक्स के इतने कॉन्सेप्ट्स के बारे में उसको नॉलेज नहीं होता है। तो वो नॉलेज कहीं ना कहीं उसके पास आए, उसको थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स के बारे में पता चले, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स इतना सही कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन हाँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो कॉन्सेप्ट आप यहां समझेंगे
ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं आपके एक बेस की तरह काम करेंगे, जो फ्यूचर में ग्रेजुएशन लेवल पर आप पढ़ेंगे, जो अपने कॉलेजेस में पढ़ेंगे, तो उनके लिए बेसिक इकोनॉमिक्स समझना आप लोगों के लिए जरूरी है, और वही चीजें यहां पर आप लोगों को सिखाई जाएगी। तो अगर मैं इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करता हूं, तो इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या क्या है हमारे पास। देखिए, माइक्रो का मतलब क्या हुआ बेटा, मैंने बताया माइक्रो वर्ड एक ग्रीक वर्ड माइक्रोस से आया है, और जब ये ग्रीक वर्ड माइक्रोस से आया है तो उसका मतलब क्या है, स्मॉल। जब स्मॉल लेवल पर हम मैनेजमेंट करेंगे, अब वो स्मॉल लेवल पर हम जनरली किसके बारे में पढ़ेंगे, पूरी की पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स दो पैरामीटर्स के ऊपर, दो फंडामेंटल्स के ऊपर घूमने वाली है। वो दो पैरामीटर, दो फंडामेंटल्स क्या है, एक कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से हमने सोचना है, दूसरा हमने प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से सोचना है। इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इसके पर्सपेक्टिव से पूरी की पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स आप लोगों की चलेगी। तो आइए सबसे पहले इसके अंदर क्या कहता है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन की वेटेज आपकी 4 मार्क्स की है, 4 नंबर की आपकी इंट्रोडक्शन की वेटेज है, जहां पर आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ाया जाएगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स ऐसे सब्जेक्ट क्यों पढ़ा जाता है। उसके बाद कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, यानी कि कंज्यूमर के बारे में। अब कंज्यूमर क्या चाहेगा बेटा, हमेशा ध्यान से समझना, पूरी की पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स मैंने आपको बताई, दो पैरामीटर, दो पर्सपेक्टिव के ऊपर चलने वाली है। पहला पर्सपेक्टिव हमारा कंज्यूमर, दूसरा हमारा प्रोड्यूसर। कंज्यूमर कभी भी किसी भी गुड्स को खरीदेगा, कंज्यूमर क्या करेगा, गुड्स को परचेज करेगा, और प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्रोड्यूसर हमेशा उस चीज को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। कंज्यूमर एंड रिजल्ट क्या चाहता है, ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन, कि भाई वो जितना ज्यादा किसी भी गुड्स को कंज्यूम करे उससे उतनी ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल सके। प्रोड्यूसर दूसरी तरफ क्या चाहेगा, ऐसे प्रोडक्ट्स को बनाना, ऐसी गुड्स को देना, ऐसी गुड्स को डिलीवर करना जिसकी वजह से उसके प्रॉफिट मार्जिन को क्या किया जा सके, इंक्रीज किया जा सके। कंज्यूमर का एंड रिजल्ट क्या रहेगा, कंज्यूमर का एंड रिजल्ट रहेगा क्या, ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन। वहीं पर प्रोड्यूसर का एंड रिजल्ट क्या रहेगा, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, राइट। और इसीलिए कंज्यूमर क्या करेगा बेटा, कंज्यूमर वो चीज चाहेगा जिससे उसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी, तो उसके लिए क्या करेगा, डिमांड करेगा, उसके लिए मांग करेगा, मांगेगा वो चीज कि भैया मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये चीज बनाकर दो। जैसे कि मार्केट के अंदर लेटेस्ट नए कोई ट्रेंड्स आते हैं, तो उन ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग चीजें निकाली जाती हैं। क्यों निकाली जाती हैं, क्योंकि भाई कंज्यूमर उसकी डिमांड कर रहा है, तो वो उससे ज्यादा सेटिस्फाई हो रहा है। वहीं पर प्रोड्यूसर ज्यादा से ज्यादा वो बना कर देगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसे परचेज करें। वो ऐसा क्यों चाहेंगे, उसके पीछे भी एक रीजन है, जितना ज्यादा डिमांड होगी उतना ज्यादा उनको कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिलेगी, लेकिन साथ ही साथ में प्रोड्यूसर जो है वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट उन चीजों को, उन गुड्स को बनाकर कमाने वाला है। नेक्स्ट यहां पर हम क्या समझेंगे, प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। तो कंज्यूमर क्या करेगा, डिमांड करेगा, और प्रोड्यूसर हमेशा क्या करेगा, सप्लाई करेगा। और इक्विलिब्रियम कहां पर होगा, जहां पर डिमांड और सप्लाई आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़नी है, बिल्कुल बेसिक से पहली वीडियो से एक एक चीज आप लोगों के लिए लेके आऊंगा, और सारी चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में समझाऊंगा। अगर मैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करूं और डिमांड की बात करूं, 14 मार्क्स की वेटेज रखती है, और वहीं पर प्रोड्यूसर बिहेवियर और सप्लाई अगेन 14 मार्क्स, यानी कि दोनों टॉपिक इक्वल वेटेज ये रखते हैं। और लास्ट अगर मैं बात करता हूं, फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन विद सिंपल एप्लीकेशंस। अब जब जहां पर मार्केट का मतलब क्या है बेटा, मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहां पर कंज्यूमर और प्रोड्यूसर आपस में मिलते हैं। अब वो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर कहीं पर आपस में इंटरेक्ट करेंगे, उस प्लेस को मार्केट बोल दिया। बस ऑब्जेक्टिव अलग है बेटा, ध्यान से समझना। आप लोग मार्केट में जाते हैं, क्या करने के लिए जाते हैं, सब्जी खरीदने जाते हैं, तो आपने उसका नाम दे दिया बेटा सब्जी बाजार या फिर सब्जी मार्केट, राइट। लेकिन उस मार्केट का नाम कैसे दिया आपने, क्योंकि वहां पर जिसको जरूरत है, जरूरत किसे होगी, कंज्यूमर को। और कौन बेच रहा है बेटा, प्रोड्यूसर बेच रहा है। तो जहां पर दोनों आपस में आकर मिले वो क्या बन गई बेटा, मार्केट बन गई। तो इसी तरह से बेटा जब बात की जाएगी तो यहां पर डिफरेंट हिसाब की मार्केटें बनती है बेटा।
कैसी कैसी मार्केटें बनती है, क्यों बनती है, वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्या क्या फैक्टर्स हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो प्राइस डिसाइड करेंगे, जो प्राइस डिसाइड करेंगे डिफरेंट डिफरेंट मार्केट के अंदर, कि अगर इस तरह की मार्केट रहेगी तो प्राइस कौन लेगा या फिर कौन निर्धारित करेगा उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, वो सारी बातें करेंगे। और ये टॉपिक 8 नंबर का है। कितने मार्क्स का है? 8 नंबर का है। तो टोटल आपकी ए सेक्शन और बी सेक्शन कॉन्स्टिट्यूट करती है बेटा 80 मार्क्स, और 20 मार्क्स जो है वो आप लोगों का क्या है? प्रैक्टिकल है, प्रोजेक्ट वर्क है। नेक्स्ट बेटा समझते हैं, नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास क्या है? सिलेबस डिस्कशन। तो आइए थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। वैसे तो हम इन सिलेबस को बहुत ज्यादा डिटेल में करेंगे, लेकिन आइए डिस्कस करते हैं। पार्ट ए, स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। अगर मैं पार्ट ए की बात करूं तो पार्ट ए के अंदर बेटा स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स की अगर मैं आप लोगों के आगे बात करता हूं बेटा, तो यहां पर आपसे सीबीएसई क्या चाहता है? ये जो लाइनें यहां पर लिखी गई है बेटा, ये मैंने नहीं लिखी है, ये सीबीएसई की लाइंस है और ये सीबीएसई की वर्डिंग्स है। सीबीएसई यहां पर आपसे कुछ चाह रहा है बेटा, तो आइए समझते हैं क्या चाहता है। स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स के अंदर क्या लिखा बेटा? इन दिस कोर्स द लर्नर्स आर एक्सपेक्टेड टू एक्वायर स्किल्स इन कलेक्शन, ऑर्गेनाइजिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डाटा। राइट, यानी कि यहां पर आप लोगों से सीबीएसई क्या चाहता है कि आपके पास जो लर्नर है, लर्नर कौन हो बेटा? हमारे स्टूडेंट्स, हमारे स्टूडेंट्स यानी कि आप लोग, आप सब क्या हो? लर्नर हो। तो लर्नर से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसके पास ऐसी स्किल्स होनी चाहिए जहां पर वो डाटा को कलेक्ट करे, डाटा को ऑर्गेनाइज करे और डाटा को प्रेजेंट करना सीखे कि डाटा का कलेक्शन कैसे किया जाता है, प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा क्या है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा क्या है, डाटा कैसे कलेक्ट होता है, सैंपल्स कैसे लिए जाते हैं, वो सारी चीजें यहां पर बात करेगा। और किसका करना है हमें प्रेजेंट? क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव के अंदर जनरली नंबर्स की बात की जाती है और क्वालिटेटिव के अंदर जनरली क्वालिटीज की बात की जाती है। उसको कैसे प्रेजेंट करना है उसके बारे में बात होगी। इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू वेरियस सिंपल इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स systematically. It also intended to provide some basic statistical tools to analyze and interpret any economic information and draw appropriate inferences. In this process, the learners are also expected to understand the behavior of various economic data. यानी कि किस तरह से इकोनॉमिक डाटा बिहेव करता है उसके बारे में भी आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए। यानी कि सीबीएसई यहां पर आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आपके पास बेसिक नॉलेज हो कि डाटा को कैसे कलेक्ट किया जाता है, डाटा को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है और कैसे डाटा को प्रेजेंट किया जाता है। चलिए आइए इसके अंदर अब सिलेबस देखेंगे एक बार जल्दी से। अब इसके अगर मैं सिलेबस की आप लोगों के सामने बात करूं बेटा, तो यूनिट 1 है हमारे पास इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज इकोनॉमिक्स, बेसिक। ये आप हर जगह पर पढ़ते हैं और यहां पर भी आपको पढ़ाया जाएगा कि इकोनॉमिक्स क्या है। स्टैटिस्टिक्स ऐसे सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत क्यों है, वहां पर बताया जाएगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैट्स में बेसिकली क्या डिफरेंस है, दोनों आपस में या तीनों आपस में क्यों एक दूसरे से डिफरेंशिएट करते हैं, वो सारी चीजें आपको समझाई जाएगी। उसके बाद आपको मीनिंग, स्कोप, फंक्शंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। यानी कि यहां पर सिंपल सी बात बताऊं आपको तो ये कुछ भी नहीं, करेक्टरिस्टिक्स है कि स्टैटिस्टिक्स की क्या विशेषता है, स्टैटिस्टिक्स की क्या करेक्टरिस्टिक्स है। राइट, ये क्यों इंपॉर्टेंट रखता है या फिर ये क्यों इंपॉर्टेंस है पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स के अंदर, उसके बारे में बात की जाएगी यहां पर। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास आता है सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट क्या है? कलेक्शन, ऑर्गेनाइजिंग एंड प्रेजेंटेशन। यही तो आपसे सिलेबस में पूछा गया था और यही करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? डाटा को कलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद डाटा को ऑर्गेनाइज करेंगे और लास्ट में डाटा को प्रेजेंट किया जाएगा। तो जब डाटा का कलेक्शन होगा तो कलेक्शन करते टाइम पर सोर्सेज ऑफ डाटा पढ़ेंगे कि क्या क्या सोर्सेज हमारे पास डाटा को कलेक्ट करने के रहते हैं। हमारे पास जनरली मैंने बताया आपको 2 सोर्सेज डाटा को कलेक्ट करने के रहेंगे। एक प्राइमरी सोर्स हमारे पास होगा, एक सेकेंडरी सोर्स हमारे पास होगा। तो प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्सेज के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से प्राइमरी सोर्स हो सकते हैं, क्यों प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा कलेक्शन को सबसे ज्यादा ऑथेंटिकेटेड सोर्स ऑफ डाटा कलेक्शन बोला जाता है।
हाउ बेसिक डाटा इज कलेक्टेड विद कॉन्सेप्ट ऑफ सैंपलिंग। सैंपलिंग का कॉन्सेप्ट भी आपने पढ़ना है। सैंपलिंग का मतलब जनरली होता है क्या, ये भी आप लोगों ने जानना है। सैंपलिंग होता क्या है, जब हम किसी भी डाटा को कलेक्ट करते हैं, तो जब हमारे पास लिमिटेड डाटा के पास अगर हमारे द्वारा पहुंचा जाता है या फिर रीच की जाती है, तो हम क्या कर सकते हैं, वहां पर सैंपल्स का यूज कर सकते हैं। वो बात यहां पर है। आगे मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डाटा, कैसे कैसे डाटा को कलेक्ट करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेस सेकेंडरी डाटा के, जैसे कि सेंसस ऑफ इंडिया और नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशंस, इनके बारे में पढ़ेंगे कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशंस क्या है। जब डाटा कलेक्ट हो गया, अब डाटा को क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है। ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ डाटा आएगा। और जब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा होगा, तो सबसे पहले डाटा को ऑर्गेनाइज करने से पहले हमें वेरिएबल्स के बारे में समझना होगा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और किस किस टाइप के वेरिएबल्स हमारे पास जनरली रहते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। और लास्ट में हमारे पास आता है बेटा प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। अब जो भी डाटा हमने कलेक्ट किया, डाटा जिसको हमने ऑर्गेनाइज कर दिया, अब क्या, अब उस डाटा को किसी पर्सपेक्टिव के लिए बनाया गया होगा, तो अब डाटा को क्या करना है बेटा, प्रेजेंट करना है। तो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा की बात यहां पर होगी। तो प्रेजेंटेशन के अंदर टेबुलर प्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे और डायग्रामेटिकली डाटा को कैसे प्रेजेंट करना है वो बात करेंगे। ज्योमेट्रिक फॉर्म में कैसे डाटा को प्रेजेंट किया जाता है, बार डायग्राम्स, पाई डायग्राम्स के फॉर्म में, फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स जिसके अंदर हिस्टोग्राम्स, पॉलीगन और ऑजाइब्स आपके आएंगे, और लास्ट में हमारे पास अर्थमेटिक लाइन ग्राफ्स आएगा जिसमें टाइम सीरीज ग्राफ आप लोगों के बनते हैं, राइट। अब ये तो सारा का सारा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स है, ये थ्योरेटिकली भी समझना है हमने, और ये सारी चीजें हमने प्रैक्टिकली भी समझनी है। ये तो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, तो प्रैक्टिकली आपसे क्या चाहिए, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है बेटा। देखो यहां पर क्या लिखा गया है, पढ़ो एक बार। कहते हैं सर, फॉर ऑल द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस द एप्रोप्रिएट इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन में बी एक्सेप्टेड or attempted. This means the student need to solve the problem and provide interpretation for the result derived. यानी कि रिजल्ट हमें चाहिए, यानी कि जो भी रिजल्ट हमने निकाला उसको क्या करना है, प्रेजेंट करना है। तो वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ करेंगे, और इसके अंदर हमारे पास क्या है, स्टैटिस्टिकल टूल। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं स्टैट्स के अंदर यूनिट बोलूंगा तो ये है, क्योंकि अभी तक जो था वो थ्योरेटिकली भी आप लोग पढ़ेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन जो आप लोगों ने पढ़ना है वो यहां से आएगा। तो स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन, इसके अंदर आएगा मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी, अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड, इनके बारे में पढ़ेंगे आप। मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है, मीन कैसे निकलता है, मीडियन कैसे निकलता है, मोड कैसे निकलता है, वो सारी चीजें आपने पढ़नी है। उसके बाद आप पढ़ेंगे कोरिलेशन। कोरिलेशन उसका मतलब क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, स्कैटर डायग्राम की मदद से कोरिलेशन को समझेंगे। मेजर्स ऑफ कोरिलेशन पढ़ेंगे। कार्ल पियर्सन मेथड पढ़ना है, 2 वेरिएबल्स के अंदर अनग्रुप्ड डाटा के फॉर्म में कैसे निकाला जाता है। फिर आपका स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन आता है, जो कि नॉन रिपीटेटेड रैंक और रिपीटेटेड रैंक के साथ, यानी कि दोनों टाइप के आपको स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन आपने पढ़ने हैं। उसके बाद हमारे पास आएगा इंट्रोडक्शन टू इंडेक्स नंबर। अगर मैं इंट्रोडक्शन टू इंडेक्स नंबर की बात करूं तो इसका मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, और इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या होता है, और यूजेस क्या है इंडेक्स नंबर के। इन्फ्लेशन और इंडेक्स नंबर, सिंपल एग्रीगेट मेथड, ये सारे के सारे मेथड्स क्या है इंडेक्स नंबर के अंदर, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। और एक चीज मेरी ध्यान से समझिएगा बेटा, अगर आप फ्यूचर में किसी भी एग्जाम की तैयारी करेंगे, चाहे आप सीए करते हैं, सीएस करते हैं, सीएमए करते हैं, सीयूटी की तैयारी करते हैं, किसी भी तरह की आप प्रोफेशनल कोर्स के लिए तैयारी करते हैं या फिर सीयूटी जैसे एग्जाम की तैयारी करते हैं, वहां पर ये सारी चीजें पूछी जाती है। और अगर आप लोग यहां पर तसल्ली से सीख कर जाएंगे तो आपको वहां पर भी ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट बेटा ये समझने की कोशिश करेंगे, राइट। तो ये तो हमारा था बेटा सारा का सारा पोर्शन बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का, या फिर स्टैटिस्टिक्स फॉर बिजनेस के लिए, या फिर स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स का सारा वो हमारा पोर्शन था। अब इसके बाद जो हमारा सेकंड पार्ट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट भी है, पहली बात, और दूसरी बात सबसे ज्यादा आसान लेकिन सबसे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग पार्ट है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझते चले गए कि ऐसी चीजें क्यों घटित हो रही है, तो आपको कभी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी।
लेकिन अगर आप समझे नहीं और आपने रटने की कोशिश की तो आप यहां पर ज्यादा अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। ये फैक्ट है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इस सब्जेक्ट को कभी भी रटा नहीं जा सकता है, इस सब्जेक्ट को समझा जा सकता है, जाना जा सकता है, राइट? तो इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है वो लास्ट में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं। अगर बेटा मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करता हूं, अगेन जैसे कि स्टैट्स के अंदर हमने इंट्रोडक्शन देखा, वैसे ही यहां पर माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब देखेंगे और मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब देखेंगे। यानी कि यहां पर माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों को एक दूसरे के साथ क्या किया जाएगा? कंपेयर किया जाएगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स हमने यहां पढ़नी नहीं है, यहां पर मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में हमने बहुत ज्यादा डिटेल में जानना नहीं है सर, लेकिन माइक्रो और मैक्रो के बीच में डिफरेंस जरूर आपको समझाया जाएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है, राइट? आगे समझिएगा बेटा, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है, राइट? उसका समझेंगे। एक इकोनॉमी क्या होती है, एक अर्थव्यवस्था क्या होती है, एक अर्थव्यवस्था कैसे चलती है, एक अर्थव्यवस्था के अंदर क्या क्या समस्याएं होती हैं वो समझेंगे। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, यहां के बाद उसके बाद ये पढ़ना है हमने कि क्या क्या एक इकोनॉमी के अंदर समस्या रहती है, और वो समस्या क्या है? व्हाट, हाउ एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। इन तीन क्वेश्चनों के उत्तर हमेशा ढूंढने में सबसे ज्यादा दिमाग लगता है और सबसे ज्यादा समस्या होती है एक इकोनॉमी को, कि व्हाट क्या बनाएं, कैसे बनाएं और किसके लिए बनाएं, राइट? क्या बनाना है? कंज्यूमर गुड्स बनानी है, प्रोड्यूसर गुड्स बनानी है, कैसे बनानी है? लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करना है या फिर मशीन का यूज करना है, राइट? और किसके लिए बनानी है? कंज्यूमर के लिए बनानी है, प्रोड्यूसर के लिए बनानी है, क्या करें भैया? ये सारे कॉन्सेप्ट। उसके बाद आता है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर्स और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये भी समझेंगे आप। यानी कि पीपीएफ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। फ्रंटियर और कर्व एक ही चीज है, जानेंगे आप, समझेंगे इसके बारे में भी, और जानेंगे कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब बेसिकली होता क्या है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्या है? ये तो बेटा पहला पार्ट है, और उसके बाद जो हमारे पास आएगा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, जो कि आपका टॉपिक कितने मार्क्स का था बेटा? 14 मार्क्स का पेपर था सर हमारा। ये 14 मार्क्स का ये कवर करेगा हमारा कहीं ना कहीं एग्जाम में। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से समझाएंगे। कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से हमने यूटिलिटी समझना है कि यूटिलिटी का मतलब क्या होता है। यूटिलिटी समझ में आएगा तो फिर समझेंगे मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। मार्जिनल यूटिलिटी समझ में आएगा तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है। एक कानून है, एक सिद्धांत है, जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? एक सिद्धांत है, राइट? वो सिद्धांत के बारे में समझेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है? कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस करते हुए कंज्यूमर कैसे इक्विलिब्रियम पर आता है वो जानेंगे। उसके बाद आईसी कर्व, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके एनालिसिस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के साथ। कंज्यूमर बजट और बजट सेट और बजट लाइन पढ़ेंगे। प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस कैसे सेट की जाती है, कंज्यूमर कैसे किसी भी प्रोडक्ट को प्रेफर करता है कि हमें ये चाहिए, ये लेना है या ये लेना है, कैसे प्रेफर करेगा। उसके लिए इंडिफरेंस कर्व और इंडिफरेंस मैप और कंडीशंस, और लास्ट में क्या कहता है? कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कि कंज्यूमर कैसे इक्विलिब्रियम पर आएगा, सारे के सारे फैक्टर्स के साथ मिलकर देखेंगे। यानी कि आईसी कर्व और बजट लाइन को दोनों को इंटीग्रेट करके कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम पर कैसे लेके आया जा सकता है, या कंज्यूमर कैसे इक्विलिब्रियम पर आता है, वो बात जानेंगे यहां पर। उसके बाद देखो बेटा, कंज्यूमर है तो कंज्यूमर हमेशा क्या करेगा? डिमांड करेगा। तो डिमांड करेगा तो उसके अंदर फिर समझेंगे डिमांड और मार्केट डिमांड में क्या फर्क है, क्या क्या ऐसी चीजें हैं या फिर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एक डिमांड को इंपैक्ट करते हैं। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, फिर डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व और उसका स्लोप कैसे बनता है। मूवमेंट अलोंग एंड शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व, कब डिमांड कर्व मूव करेगा, कब डिमांड कब शिफ्ट हो जाता है। मूवमेंट और शिफ्ट में क्या डिफरेंस होता है, डिमांड कब मूव कब करेगा, शिफ्ट कब करेगा, उसमें फर्क है। वो फर्क भी हम लोगों ने क्या करना है? समझना है। उसके बाद बेटा हमारे पास आती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या क्या फैक्टर है जो प्राइस इलास्टिसिटी को इंपैक्ट कर सकते हैं। आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जैसे कि सिट्रस पेरिबस, कीपिंग अदर थिंग कांस्टेंट, बाकी चीजों को कांस्टेंट करेंगे जब लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे। सिर्फ प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में ही रिलेशन क्यों देखेंगे सर? व्हाई वी विल से रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड? बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट क्यों है?
वो कॉन्सेप्ट भी जानेंगे, समझेंगे। उसके बाद क्या है, मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे करेंगे, परसेंटेज मेथड है, राइट, परसेंटेज चेंज मेथड से, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है, आर्क मेथड है, और भी बहुत सारे किस्म के हमारे पास क्या होते हैं यहां पर मेथड्स रहते हैं। ये चीजें भी हमने क्या करनी है बेटा, इसके अंदर समझनी है। आगे कंज्यूमर्स के पर्सपेक्टिव से जब हमने चीजों को समझ लिया तो अब कहीं ना कहीं किसके पर्सपेक्टिव से समझेंगे, प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से। और प्रोड्यूसर हमेशा क्या करेगा बेटा, सप्लाई। जब हम कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे तब हम अपने आप को कंज्यूमर मानेंगे, जब हम प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे तब हम अपने आप को प्रोड्यूसर मानेंगे। अब मैं प्रोड्यूसर हूं, अब कंज्यूमर क्या करेगा बेटा, डिमांड करेगा, प्रोड्यूसर क्या करेगा बेटा, बनाएगा, तो उसके लिए क्या करेगा, सप्लाई करेगा। तो इसीलिए प्रोड्यूसर का कॉन्सेप्ट हमेशा किसके साथ पढ़ा जाता है बेटा, सप्लाई के साथ पढ़ा जाता है। तो यहां पर देखिएगा प्रोडक्शन फंक्शन क्या क्या है, राइट, शॉर्ट रन के अंदर, लॉन्ग रन के अंदर, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, रिटर्न टू एक्सपेक्टेड कॉस्ट क्या है, शॉर्ट रन कॉस्ट हमारे पास क्या होती है, टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। इसका मतलब क्या है और आपस में इनके क्या रिलेशनशिप है। ये कॉस्ट के बारे में हमने बेसिकली पढ़ना है कि कितने टाइप की ये कॉस्ट होती है, क्या क्या ये कॉस्टें हैं, ये सारी की सारी कॉस्ट हमने समझनी है, जाननी है। क्यों जाननी है, इंपॉर्टेंट है, राइट, और इनका रिलेशनशिप। उसके बाद हमारे पास आता है बेटा रेवेन्यू, राइट। अब ये कॉस्ट ही थोड़ी करेगा, यानी एक प्रोड्यूसर सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट ही थोड़ी करेगा, वो कुछ कमाएगा भी, रेवेन्यू भी कमाएगा। तो रेवेन्यू के अंदर भी कुछ हमारे पास कॉन्सेप्ट आएंगे, जैसे कि टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। उसका मतलब उनके रिलेशनशिप, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम कहां पर अचीव होगा, मीनिंग एंड इट्स कंडीशंस इन टर्म्स ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट, यानी कि एमआर और एमसी, एमआर एंड एमसी के संदर्भ में उसके मतलब और उसकी कंडीशंस को समझना। और कंज्यूमर क्या, प्रोड्यूसर क्या करता है बेटा, अभी तो बताया, क्या करता है, सप्लाई करता है। तो सप्लाई, मार्केट सप्लाई, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, सप्लाई शेड्यूल, सप्लाई कर्व एंड इट्स स्लोप, मूवमेंट और शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, परसेंटेज चेंज मेथड्स, राइट। ये कुछ भी नहीं, जैसे हम डिमांड पढ़ेंगे वैसे ही हम सप्लाई पढ़ेंगे, लेकिन डिमांड हम कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, सप्लाई हम प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। बस इतना फर्क है, इससे ज्यादा कोई और फर्क इसके अंदर देखने को नहीं मिलेगा। बेटा एक यूनिट आपके पास और है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट, राइट। क्या है बेटा, परफेक्ट कंपटीशन, प्राइस डिटर्मिनेशन एंड सिंपल एप्लीकेशन। यानी कि जब परफेक्ट कंपटीशन होता है तो किस तरह से प्राइस जो है वो आपके डिफाइंड होते हैं। यानी कि जब मैं मार्केट आपको पढ़ाऊंगा तो मार्केट के अंदर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट के बारे में पढ़ेंगे, चाहे मोनोपोली के बारे में पढ़ेंगे, ओलिगोपोली के बारे में पढ़ेंगे, चाहे राइट कार्टल्स कहां पर बनते हैं, क्यों कार्टल्स बनाए जाते हैं, परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, राइट। तो हमें यहां पर ये यूनिट सेपरेटली पढ़नी है, परफेक्ट कंपटीशन, जहां पर हम प्राइस को डिटरमाइन करेंगे और सिंपल एप्लीकेशंस को देखेंगे। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर क्या है, फीचर्स, डिटरमिनेंट्स ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम एंड इफेक्ट्स ऑफ शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई। अगर डिमांड और सप्लाई कब शिफ्ट होगा, लेकिन यहां पर अच्छी बात क्या है, ये सारी चीजें आपने सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट रन में यहां पर पढ़नी है, लॉन्ग रन का कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझना है। थोड़ा सा अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो सब्जेक्ट है, जो थोड़ा सा आपको इंटरेस्टिंग लगेगा या फिर थोड़ा सा आपको दिक्कत करेगा समझने में, वो यही टॉपिक है, क्योंकि यहां पर पर्सन थोड़ा सा समझ नहीं पाता है कि कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या कह रहा है और ये कैसे थोड़ा सा मूवमेंट हो रहा है। तो इसको पूरा का पूरा हम बहुत ज्यादा आसानी से, बहुत ज्यादा तसल्ली के साथ इसको भी समझेंगे। लास्ट हमारे पास क्या बेटा, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, और ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर। प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर में क्या डिफरेंस होता है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर, वो समझेंगे, राइट। तो आई थिंक इसी के साथ आपका सिलेबस जो है वो कवर होता है। ये आपका सिलेबस है माइक्रो इकोनॉमिक्स का और स्टैट्स का, लेकिन ध्यान से समझिएगा, ये चीज आपको कोई भी नहीं बताता है। आप सारी जगह से पढ़ते होंगे और आपने सारी चीजों पर देखी होंगी, सारी जगह पर ये चीजें, ये कोई भी आपके साथ डिस्कस नहीं करेगा। लेकिन बेटा यहां पर क्योंकि आपके 11th क्लास में और 12th क्लास में मार्क्स आने जरूरी है, तो आपके 11th और 12th क्लास में मार्क्स कब आएंगे, जब आपको सही मायने में पता होगा कि आपसे सीबीएसई चाहता क्या है। व्हाट सीबीएसई बेसिकली वांट्स फ्रॉम यू, आपसे क्या चाहिए सीबीएसई को,
वो पता होगा, तब आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे, तब आप बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर पाएंगे। तो यहां पर क्या लिखा बेटा, सजेस्टेड क्वेश्चन पेपर डिजाइन, कैसे पेपर को डिजाइन किया जाता है, सीबीएसई कैसे पेपर बनाती है। सीबीएसई का मन नहीं करता कि जैसे मन करे वैसा पेपर बना दे। सीबीएसई हमेशा पेपर बनाएगी एक पैटर्न के ऊपर। वो पैटर्न क्या है, सबसे पहले यहां पर समझिएगा बेटा, सबसे पहले रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। सीबीएसई आपसे चाहता है कि आप थोड़ा सा रिमेंबर करो, याद करो, और कुछ चीजें आपको याद होनी चाहिए, कुछ आपकी अंडरस्टैंडिंग्स होनी चाहिए चीजों के प्रति। तो उसके लिए आपको 44 मार्क्स है, यानी कि 55% जो आपका राइट मार्किंग आपको की जाएगी, यानी कि 44 मार्क्स जो है वो आपके रिमेंबरेंस के ऊपर और आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल पर देखी जाएगी। 44 मार्क्स, 18 मार्क्स जो है आपके वो किस चीज के बेटा, अप्लाइंग, जो आपने रिमेंबर किया है, जो आपने अंडरस्टैंड किया है, आप रिमेंबर करोगे, आपके पास अंडरस्टैंडिंग होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी तो एप्लीकेबिलिटी अपने आप आ जाएगी, चीजों को अप्लाई करना आप ऑटोमेटिकली सीख जाओगे, राइट। 18 मार्क्स इसके है, यानी कि 22.5% वेटेज इसकी है। और लास्ट हमारे पास क्या है, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग। एनालाइज भी करोगे और इवैल्यूएट भी करोगे और लास्ट में क्या करोगे, क्रिएट करोगे, राइट, कि इस तरह से चीजें हो सकती है या फिर ये चीजें इस तरह से क्यों घटित हो रही है, उसको इंप्लीमेंट करो। 18 मार्क्स 22.5%, यानी बेटा यहां पर आपकी राइट अंडरस्टैंडिंग लेवल को भी बढ़ाया जा रहा है। आपसे वो चाहता है कि आप चीजों को समझें भी, आप जो चीजें याद करने के लिए आप उन चीजों को याद भी करें। आपसे सीबीएसई क्या चाह रहा है, याद भी करो, राइट, अप्लाई भी करो और लास्ट में उसको क्या करो, कंक्लूड भी करो। तो वो सारी की सारी चीजें आपसे सीबीएसई चाहता है। इस पर्सपेक्टिव से आपके 80 मार्क्स का पेपर जो है वो बनाया गया है। नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज अब हमारे माइंड में आती है, क्या आती है सर हमारे माइंड में, सर आपने बाकी सारी बातें तो बता दी, ठीक है सर, आपने हमारे साथ सिलेबस डिस्कस कर दिया, आपने हमें मार्किंग स्कीम बता दी, आपने हमें बता दिया किस तरह से सीबीएसई पेपर सेट करता है, वो भी बता दिया। तो एक चीज और बता दो कि कैसे हम कॉम्प्रिहेंसिवली इसके लिए प्रिपेयर करें, कैसे कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर करें। तो आइए बेटा, अगर आप 11th क्लास में हैं और कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर करना चाहते हैं तो मैं आपको हमेशा कहूंगा, स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स टुगेदर। दोनों टॉपिक्स को एक दूसरे के साथ पढ़िए, दोनों टॉपिक्स को एक दूसरे के साथ पढ़िए, अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, अलग अलग नहीं पढ़ेंगे। सबसे पहली बात, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर आपने कॉम्प्रिहेंसिवली तैयार करना है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स को साथ में पढ़ेंगे। सेकेंड थिंग जो आप लोगों ने याद रखनी है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैट्स के अंदर जो भी आपके टॉपिक्स है बेटा, वो सारे के सारे टॉपिक्स आपने सीक्वेंस में करने हैं। जी हां, सीक्वेंस में करने हैं। ऐसा क्यों है, आप अकाउंट्स पढ़ेंगे, आप बिजनेस स्टडीज पढ़ेंगे, आप कोई भी टॉपिक कहीं से भी पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को, आप बहुत आसानी से सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझ ही जाएंगे, कभी दिक्कत नहीं आएगी, कभी परेशानी नहीं आएगी। तो दिक्कत और परेशानी कहां पर है, इकोनॉमिक्स में है। क्यों है, क्योंकि यहां पर सारे कॉन्सेप्ट आपस में रिलेटेड है, तो हर एक कॉन्सेप्ट का आपको आना जरूरी है ताकि आप बाकी सारी चीजों को अच्छी तरह से समझ सके, राइट। थर्ड, आपको रिवीजन करनी होगी, आपको बार बार रिवाइज करना होगा, आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टैट्स को बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। क्यों रिवाइज करना पड़ेगा सर, क्योंकि ये टॉपिक्स ऐसे हैं अगर आपने रिवाइज नहीं किए तो आपके माइंड से कहीं ना कहीं स्किप हो जाएंगे। और अगर स्किप होने का मतलब क्या है कि सारा का सारा कॉन्सेप्ट गायब, सारा का सारा कॉन्सेप्ट गायब हो जाएगा। सिर्फ एक पॉइंट गायब नहीं होगा, सारा कॉन्सेप्ट चला जाएगा, और सारा कॉन्सेप्ट जाने का मतलब है दोबारा से प्रिपेयर करना। तो आपको बार बार इसका रिवीजन करना पड़ेगा, और इतनी बार रिवीजन करना पड़ेगा कि आप जब पेपर दें, जब क्वेश्चंस सॉल्व करें, तो आप आसानी से सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर कर पाए। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखने हैं इस चीज को प्रिपेयर करते हुए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप सब लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आई होप आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट, जो डाउट रहे होंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड या फिर स्टैट्स से रिलेटेड या 11th क्लास की इकोनॉमिक्स के सिलेबस से रिलेटेड, वो इस वीडियो के साथ कंप्लीट हो गए होंगे।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हम आप लोगों के लिए इसी तरह की वीडियो से लेके आते रहें और आप लोग अच्छी तरह से अपनी प्रिपरेशन को करते रहें। थैंक यू।